हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी के बारे में और देखेंगे बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी शब्द को लेमार्क और ट्रेविनस ने दिया था। बायोलॉजी की बात की जाए तो बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति यानी बायोलॉजी शब्द को लेमार्क और ट्रेविनस ने दिया था। अगर मैं बात करूँ लेमार्क की, तो लेमार्क एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, फ्रांस के वैज्ञानिक थे, और ट्रेविनस जर्मन के वैज्ञानिक थे। अब बात की जाए बायोलॉजी के फादर यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर के बायोलॉजी अरस्तु माने जाते हैं। अरस्तु के बारे में अगर बात की जाए तो अरस्तु एक यूनानी दार्शनिक थे और अरस्तु प्लेटो के शिष्य थे और सिकंदर के गुरु थे। अगर मैं बात करूं अरस्तु की, तो अरस्तु जो है कि एक यूनानी दार्शनिक थे। अरस्तु यूनानी दार्शनिक थे। अरस्तु के सिकंदर के गुरु भी रहे हैं, प्लेटो के शिष्य भी रहे हैं। अब मैं बात करूं वर्गीकरण यानी कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। यानी कि वर्गीकरण के पिता, वर्गीकरण के पिता लिनियस हैं। अगर बात की जाए लिनियस की, तो लिनियस द्विनाम पद्धति के बारे में द्विनाम पद्धति विकसित की है। अगर बात की जाए द्विनाम पद्धति किसे कहते हैं, इन्होंने द्विनाम पद्धति विकसित की है। इन्होंने द्विनाम पद्धति विकसित की। द्विनाम पद्धति का मतलब होता है कि दो जीवों के भाग के रूप में द्विनाम का मतलब होता है कि प्रत्येक जीव के, लिख दे रहा हूं, प्रत्येक जीव के नाम के दो भाग होते हैं। जैसे अगर मैं मानव की बात करूं तो मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस होता है, और जो द्विनाम पद्धति होती है इसके प्रत्येक जीव के नाम के दो भाग होते हैं। यानी कि पहला जो होता है उसका वंश से संबंधित होता है और दूसरा जात से संबंधित होती है। तो ठीक है, यदि मैं बात करूं वैज्ञानिक नाम, मानव का वैज्ञानिक नाम, मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस होता है। अगर बात करूं मैं होमो की, जो द्विनाम पद्धति है, उसी के आधार पर होमो को वंश कहा जाता है, और जो सेपियंस होता है जिसका मतलब होता है कि जात, सेपियंस का मतलब जात से संबंध है। ठीक है, अब हम बात करेंगे सेल के बारे में।
अब हम पढ़ेंगे कोशिका के बारे में, यानी कि सेल। सेल बोले तो कोशिका। अगर सेल के बारे में बात की जाए तो सेल की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। सेल की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। अगर वही बात की जाए जीवित मुक्त कोशिका की, तो जीवित मुक्त कोशिका की खोज ल्यूवेन हॉक ने किया था। अगर बात की जाए सबसे बड़ी कोशिका, विश्व की सबसे बड़ी कोशिका की, तो विश्व की सबसे बड़ी कोशिका विश्व की सबसे बड़ी कोशिका सूत्रपुर का अंडा होता है। कोशिका जो है कि जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। कोशिका जीवों की आधारभूत संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। अगर मैं बात करूं सबसे बड़ी कोशिका की, ये तो विश्व का हो गया। यदि मैं बात करूं सबसे बड़ी कोशिका की, अगर मैं बात करूं संसार की सबसे छोटी कोशिका, यानी कि विश्व की सबसे छोटी कोशिका, विश्व की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम है। विश्व की सबसे छोटी कोशिका जो है कि माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम नामक परजीवी जीवाणु है। अगर वहीं पे बात की जाए मानव शरीर की, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु होती है, यानी कि ओवम। अगर मैं बात करूं ह्यूमन बॉडी की, यानी कि मानव शरीर, मानव शरीर की
सबसे बड़ी कोशिका, अंडाणु होती है। ओवम। अगर मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका की बात की जाए, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका जो ग्रेनुलर सेल में पाई जाती है, सेरिबेलम के, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका जो होती है सेरिबेलम के ग्रेन्यूल सेल में पाई जाती है। अगर मैं बात करूं मानव की सबसे लंबी कोशिका, तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका तंत्र में पाई जाती है, और तंत्रिका तंत्र के न्यूरॉन में पाई जाती है। अगर सबसे लंबी कोशिका की बात की जाए तो सबसे, लिख सकते हैं मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका की बात की जाए, यानी कि ह्यूमन बॉडी की सबसे लंबी कोशिका जो होती है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र के न्यूरॉन में पाई जाती है। तो यहाँ तक हो गया दोस्तों। अब हम देखेंगे सेल के बारे में ही, और सेल दो भाग होते हैं, सेल के दो भाग होते हैं। जो पहला होता है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। केंद्रक की उपस्थिति के आधार पर अगर देखी जाए, केंद्रक की उपस्थिति के आधार पर सेल दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रोकैरियोटिक, एक होता है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जो होता है कि यह श्वसन तंत्र में हिस्सा लेता है, और प्रोकैरियोटिक, अगर मैं बात करूं यूकैरियोटिक की, यूकैरियोटिक जो होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ कार्य करता है। माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक श्वसन का मुख्य कार्य करता है माइटोकॉन्ड्रिया में। यूकैरियोटिक जो होता है श्वसन का संपादन करता है। अगर वही पे मैं बात करूं प्रोकैरियोटिक की, तो प्रोकैरियोटिक श्वसन के साथ ही कोशिका का विभाजन भी करता है। प्रोकैरियोटिक जो होता है कि श्वसन के साथ ही ये
कोशिका का विभाजन करता है। कोशिका के विभाजन का कार्य करता है। प्रोकैरियोटिक जो है कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया में भोजन की उपस्थिति में, माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में भोजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया जो है कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन का विखंडन होता है, और भोजन का जो विखंडन होता है उससे ऊर्जा की प्राप्ति होती है, और जो ऊर्जा की प्राप्ति होती है उसे हम एटीपी यानी कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। और यही कारण है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है।